ओहो, लाइट भी नहीं है बेला। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी लेकर आता हूँ। लेकिन वो ये नहीं देखता कि बेड पर उसकी पत्नी बेला तो थी ही नहीं। वो धीरे धीरे सधे हुए कदमों से रसोई की तरफ बढ़ता है। रात का वक्त था और अंधेरा भी बहुत था। तभी रसोई के पास पहुंचते ही उसे कुछ आवाज आती है, जिससे निहाल सिंह बुरी तरह डर जाता है। फिर जैसे ही वो पानी निकालने के लिए फ्रिज खोलता है, तभी लाइट आ जाती है और फ्रिज के बगल में कुछ देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। अरे मोरी मैया, चुड़ैल! अरे बचाओ भाई, चुड़ैल! निहाल अपने सीने पर हाथ रखकर फर्श पर गिर जाता है और फिर वो देखता है कि उसकी पत्नी बेला हाथ में प्लेट लिए कुछ खा रही थी। ए जी, ये मैं हूँ। आज ये 4वीं बार मैं मरते मरते बचा हूँ बेला। आखिर चाहती क्या हो तुम? अरे वो पकौड़े सूखे सूखे लग रहे थे तो सॉस चाहिए था थोड़ा, वही निकालने को फ्रिज के पास गई, तब तक आप आ गए। देखो बेला, तुम्हें भगवान का वास्ता ऐसे मत डराया करो, वरना किसी दिन मेरी छाती से सांस की फुहार निकल पड़ेगी। फिर तुम खाती रहना पकौड़े, उसमें डुबो डुबो के। कैसी बातें करते हैं जी, आप मेरे पति हैं। हाँ तो ये बात मानो भी तो। अब देखो, मेरी जान लेने पर तुली रहती हो। ओहो, आप तो कुछ भी बोलते हो। लो ये पकौड़ा खाओ। बेला ने बड़ी ही मासूमियत से एक पकौड़ा अपने पति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जबकि निहाल उसे लगातार गुस्से से घूर रहा था। क्या हुआ जी, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? लो 2 पकौड़े खा लो, अब ठीक है। बेला ने 2 और पकौड़े अपने पति की तरफ बढ़ा दिए। अब की बार उसकी बेवकूफी देखकर निहाल को भी हंसी आ गई। तभी इनका बेटा विजय वहाँ आया। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ, अभी तक तो ठीक हूँ, आगे तेरी माँ की मर्जी। समझ गया, मतलब माँ ने आज फिर आपको डरा दिया। अबे डरा नहीं दिया, ये मान ले कि मेरे प्राण पखेरु आज मुझे गुड बाय बोलने ही वाले थे। क्या माँ, आप भी ना, आपको रात में खाने की आदत है तो आप अंधेरे में क्यों खाती हो? लाइट जला लेती ना। चुप कर तू, लाइट थी नहीं तो कैसे जलाती। ये कहानी है बेला की, जिसे हर रोज आधी रात को उठकर खाने की आदत थी। बेला अपने पति निहाल और बेटे विजय के साथ एक शहर में रहती थी। बेला की एक बुरी आदत थी, वो दिन में जमकर सोती थी, जिसकी वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती थी और फिर उसे रात में गजब की भूख लगती थी और इसीलिए रात में वो अपने लिए कुछ न कुछ बनाती और खाती रहती। ऐसे ही एक रात फिर से निहाल सिंह नींद से जाग गए और फिर वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। हे भगवान, ये फिर से लाइट को क्या हो गया? अब अंधेरे में बाथरूम जाना पड़ेगा। एक तो इतना अंधेरा है, ऊपर से बहुत तेज आई है रे। निहाल सिंह तेज कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने बाथरूम का हैंडल पकड़ा तो अचानक बहुत तेज आवाज आई और फिर मैया मोरी मैया, मर गया रे। अंधेरी रात और ऊपर से सन्नाटे को चीरती हुई जैसे ही कुकर की सीटी बजी तो निहाल सिंह की हवा टाइट हो गई। वो जिस काम के लिए बाथरूम जा रहे थे, अब वो काम बाथरूम की दहलीज पर ही हो गया। लघु शंका की धार घुटनों तक पहुंच गई थी और सारा पजामा गीला हो गया था। तभी वहाँ बेला आई। ये पसीना है क्या? नहीं देवी, हमारा खून है जो पानी बन गया है। बेला, एक काम कर दो, जरा रसोई से चाकू लाओ तो। क्यों, नाड़ा काटोगे? नहीं, हाथ के नाड़ी काटेंगे। आज या तो हम नहीं या तो तुम नहीं। अरे पिशाच की मौसी, तुमको ये सब रात में ही क्यों करना होता है? वो मैं समोसे बनाने के लिए आलू उबाल रही थी। देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें, सुधर जाओ। ये तुम्हारे समोसों के चक्कर में आज मेरी चटनी निकल गई और ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन मुंह से प्राण भी निकल जाएंगे। पापा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बेटा, तू सरकारी एम्बुलेंस की तरह इतनी देर से क्यों आता है? किसी दिन तेरी माँ मेरी जान ले लेगी, मेरी चिता जल जाएगी। तू तो तब आएगा और मुझसे पूछेगा, पापा जल गए क्या? निहाल अकेला नहीं था जो बेला की रात में खाना खाने की आदत से परेशान था। विजय का भी यही हाल था, हालांकि निहाल ही ज्यादा भुगतता था। ऐसे ही कई साल बीत गए, फिर विजय की शादी हो गई और वंदना बेला की बहू बनकर घर आ गई। और फिर सुनो, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। तुम ना अपना पानी वगैरह यहीं कमरे में रख के सोना, ठीक है? रात में रसोई की तरफ कभी मत जाना। ठीक है जी, पर मैं जान सकती हूँ कि क्यों? देखो, जानने के चक्कर में जान न गवा दो, इसलिए कह रहा हूँ, बस ध्यान रखना तुम। वंदना ने विजय की बात सुनी और उसने अपने लिए कमरे में ही पानी रख लिया। मगर एक दिन वो पानी रखना भूल गई और उस रात वो पानी लेने के लिए रसोई की तरफ चली गई। उस दिन भी लाइट नहीं थी। तभी उसे विजय की कही बात याद आ गई और फिर वो डरने लगी। उसने डरते डरते रसोई में लाइट ऑन करने के लिए जैसे ही अपनी उंगली बढ़ाई तो उसे किसी के चीखने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो खुद भी चीख पड़ी। आ आ मम्मी मम्मी, बचाओ बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। वंदना चुड़ैल चुड़ैल चिल्ला रही थी और उसने खुद को बचाने के लिए हाथ में जोर से चप्पल भी पकड़ ली थी। पर तभी लाइट आ गई और सामने बेला खड़ी थी। नमस्ते मम्मी जी। चप्पल दिखाकर कौन नमस्ते करता है बेटा? ओह सॉरी मम्मी जी,
अंधेरे में मेरी उंगली पता नहीं कहाँ टकराई तो मैं डर गई। तूने मेरी आंख में उंगली घुसा दी थी। ओहो, फिर तो और ज्यादा सॉरी मम्मी जी। वैसे आप यहाँ क्या कर रही थी? अरे वो मुझे भूख लगी थी तो मैं सेब ढूंढ रही थी। पर वो तो फ्रिज में है। हाँ, मैं भूल गई थी। चल जा तू सोने, अब मैं भी जाती हूँ। फिर जब कई बार वंदना ने आधी रात को अपनी सास बेला को रसोई में कुछ पकाते खाते पाया तो उसे समझ आया कि क्यों उसका पति उसे रात में रसोई की तरफ जाने से मना करता। फिर एक दिन वंदना जब सो रही थी तभी उसे उसके ससुर के चीखने की आवाज आई। ए जी सुनो, पापा जी की चीखने की आवाज सुनी मैंने। चलो ना, कुछ तो हुआ है। चिंता मत करो, वो पापा मम्मी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। रात में 3 बजे? हाँ, वो अक्सर मम्मी पापा के साथ खेलती हैं। अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। हाँ, मेरे पापा को भी नहीं पता होता है कि वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। विजय की बात सुनकर वंदना हंसने लगी, फिर थोड़ा सीरियस होकर, वैसे ये मम्मी जी रात में रसोई में करती क्या है? खाना खाती हैं और क्या। बचपन से देख रहा हूँ, दिन भर सोएंगी और रात में जागेंगी, फिर भूख लगेगी और कुछ ना कुछ खाती रहेंगी। ऐसे तो पापा जी और आपको डिस्टर्ब होता होगा। डिस्टर्ब? मैंने और पापा ने कई रातें दहशत में गुजारी हैं, माँ की सादत के चक्कर में। वैसे ये उनकी खुद की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। रात में इस तरह खाना नहीं खाना चाहिए और सारी रात जागना भी तो ठीक नहीं। आप लोग उन्हें समझाते क्यों नहीं? बहुत समझाया पर वो सुनती नहीं, पुरानी आदत है ना। विजय की बात सुनकर वंदना सोच में पड़ गई, पर उसे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। फिर कुछ दिन बाद एक रात बेला रात में 2 बजे अपने बिस्तर से उठती है और फिर बहुत भूख लगी है, क्या करूँ क्या बनाऊं, चलो रसोई में चलती हूँ, वही देखूंगी कि क्या क्या है। बेला धीरे से रसोई में जाती है लेकिन तभी उसे लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई है। वो पलट कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसे किसी पायल की आवाज आती है। हे भगवान, ये पायल की आवाज कैसे? मैंने तो पायल पहनी ही नहीं। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो उसे कटोरी गिरने की आवाज आती है। फिर जैसे ही वो फ्रिज खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है तो वो अपने आप ही खुल जाता है। पानी की टंकी भी अपने आप खुल जाती है और पानी तेज धार में गिरने लगता है। ये सब देखकर बेला की हालत खराब हो चुकी थी। तभी वो देखती है कि खिड़की के बाहर एक चुड़ैल जो कम से कम उससे 2 हाथ ऊंची थी उसे देखकर हंस रही थी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर बेला चिल्ला पड़ती है, अम्मा बचाई लो, चुड़ैल अजी सुनते हो? या तो सच में चुड़ैल आ गई। अब कभी आएगी रसोई में? नहीं चुड़ैल दीदी, माफ कर दो, जाने तो कभी नहीं आऊंगी, तुम्हारी कसम दीदी, कभी रात में रसोई में नहीं आऊंगी। अब बेला का गला सूख गया था, उसकी भूख मर गई थी। वो भागती हुई तुरंत अपने कंबल में घुस गई और डर से कांपने लगी। उधर रसोई में वंदना, जो कि विजय के कंधों पर बैठी हुई थी, धीरे से नीचे उतर आई और फिर तुमने तो कमाल कर दिया बहू। थैंक यू पापा जी। हाँ भाई, जो काम हम इतने सालों से नहीं कर पाए वो तुमने इतनी आसानी से कर दिया। सच में मान गए तुम्हें वंदना। चलो इसी खुशी में कुछ खाते हैं। रुको, मैं फ्रिज में से आइसक्रीम निकालता हूँ। ये कहकर जैसे ही निहाल फ्रिज खोलते हैं, लाइट एक बार फिर चली जाती है और एकदम से अंधेरा हो जाता है, जिससे वो तीनों डर के मारे चीख पड़ते हैं और फिर अपनी बेवकूफी पर हंसने लगते हैं। ले ये जरा सी रोटी खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खा सकती, लेट हो रहा है। अरे बस एक रोटी खा लेना। रहने दो ना माँ, आपकी रोटी के चक्कर में अगर मेरी बस छूट गई ना तो बॉस मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले, ये रोल बना दिया है मैंने, इसे तो हाथ में पकड़ सकती है ना। हाँ जल्दी लाओ, मैं जा रही हूँ, बाय माँ। ये कहानी है रोमिता की, जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसकी माँ नम्रता और पिता नरेश ने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और रोमिता कॉलेज टॉप करने के बाद अब एक IT कंपनी में जॉब कर रही थी। फिर उसी शाम, माँ आप पापा की बीवी हो, मेरी नहीं। रोज ऐसे बैठकर मेरा इंतजार क्यों करती हो? आप सो जाया करो ना टाइम से। जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे मालूम चलेगा कि अपने बच्चे को देखे बिना माँ की आंखें नहीं लगती। अच्छा पर पहले मेरी शादी तो करवाओ या ऐसे ही माँ बन जाओ, बताओ। रुक बदमाश कहीं की, अभी बताती हूँ तुझे। रोमिता हंसते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसके पापा सामने पड़ गए और फिर, अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं पापा, मैंने माँ से कहा कि मेरा हलवा खाने का मन है, तो देखो ना माँ मुझे मारने आ रही है। क्या नम्रता, हलवाई तो मांग रही है, बना दो ना उसके लिए। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? रोमिता अपने परिवार की जान थी। वक्त ऐसे ही हंसते खेलते गुजर रहा था और फिर एक दिन, नम्रता जरा इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे वो लखनऊ वाले मौसा जी है ना? हाँ, क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका फोन आया था, रोमिता के लिए एक रिश्ता बताया।
कह रहे थे कि खुले विचारों वाला परिवार है, उन्हें लड़की के जॉब करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वो लोग इसी शहर में रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा माँ? मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? मैं चली जाऊंगी तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगी और कौन रखेगा? अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमसे मिलने आती रहना, और क्या। नहीं पापा, पता नहीं कैसे होंगे वो ससुराल वाले, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते पगली, बिटिया तो पराया धन होती है, एक न एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। और पता है, जिस जगह से रिश्ता आया है ना, उन्हें तेरे जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है, और तो और वो भी इसी शहर में रहते हैं, तो तुझे जॉब बदलनी भी नहीं पड़ेगी। अब बताओ, अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए? रोमिता भी यही चाहती थी कि शादी के बाद भी वो जॉब करती रहे, तो काफी मान मनव्वल के बाद उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और कुछ दिन बाद रोमिता शादी करके रंजीत के घर आ गई। रंजीत एक फैक्ट्री में मैनेजर था। घर में उसके माँ पिता और एक बहन थी जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। और फिर, बहुत किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें हमारे जैसा परिवार मिला। अरे मेरे रंजीत के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। अब वैसे ये बताओ, तुम कहाँ जॉब करती हो? मतलब कि तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? मम्मी, मैं नेस्टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरा रंजीत तो हर महीने 30,000 रुपए कमाता है। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 10-15 हजार तो मिल जाते हैं कि नहीं? मम्मी जी, सब कट कटा के करीब 40,000 आ जाते हैं। इतना सुनते ही कमला चुप हो गई। रोमिता के जवाब ने उसका घमंड तोड़ दिया था। वो आगे कुछ न कह सकी और वहां से चली गई। लेकिन रोमिता को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जाने अनजाने में ही सही, पर उसने अपनी सास की ढंग से बेइज्जती कर दी थी। फिर अगले दिन रोमिता सुबह जल्दी उठी और अपना टिफिन पैक करने लगी। ठीक उसी वक्त कमला वहां आई और बोली, अरे बहू, इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, शादी के लिए बस कल तक की लीव मिली थी मुझे, तो आज से मुझे ऑफिस जाना होगा। अच्छा, और लौटोगी कब तक? शाम को 6-7 बजे तक। ये कहकर रोमिता वहां से निकल गई। सच ये था कि कमला रोमिता की जॉब से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन आता हुआ पैसा किसे बुरा लगता है, इसलिए वो चुप थी। लेकिन उस दिन शाम को रोमिता को घर आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आते ही वो सीधा खाना बनाने में जुट गई। उसके बाद उसने सारे बर्तन धोए और फिर, कल से थोड़ा पहले घर आ जाना बहू, ठीक है? अब तुम्हारी शादी हो गई है तो घर की जिम्मेदारियां भी तो हैं। अब हर रोज सारा खाना मैं अकेले तो नहीं बनाऊंगी इस उम्र में, है ना? जी माँ जी। कमला रोमिता को सुनाकर वहां से चली गई। वो अगली सुबह जल्दी उठी और ढेर सारा खाना बनाकर ऑफिस चली गई। फिर उसी शाम, ये खाना तो तुमने सुबह बनाया था ना? हाँ मम्मी जी, क्यों पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं नहीं, ठीक है। उस दिन तो कमला ने रोमिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन कमला को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रोमिता क्यों इतनी आसानी से सब मैनेज कर ले रही है। फिर एक दिन कमला ने कलेश फैलाने की ठान ही ली और उसी शाम, देखो बहू, मैंने और रंजीत के पापा ने बहुत कोशिश की, मगर हम इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इन्हें गरम खाना खाने की आदत है, समझी? तो कल से शाम का खाना शाम को ही बनाना, समझी? पर मम्मी जी, अब बहस मत करो मुझसे, जो कह रही हूँ बस वही करो। अपनी सास से डांट खाकर रोमिता बहुत परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑफिस के साथ साथ घर का काम कैसे मैनेज करे। इस चक्कर में वो ऑफिस में भी परेशान रहने लगी। फिर अगले दिन, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैंने रिजाइन कर दिया है, अब कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे पर ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि ये सब एक साथ मुझसे हो नहीं पा रहा था मम्मी जी। ऑफिस के चक्कर में मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। अब अच्छा ठीक है, फिर अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना दो। अजीब बात यह थी कि जो कमला हमेशा यही चाहती थी कि रोमिता जॉब छोड़ दे, अब वो उसके जॉब छोड़ने पर भी परेशान थी। लेकिन उसने अपनी परेशानी रोमिता के सामने जाहिर नहीं की। उधर अब रोमिता जल्दी जल्दी काम निपटाकर अच्छे से आराम करती। उसे एक ब्रेक चाहिए था जो अब उसे मिल गया था। पर दूसरी तरफ रोमिता के जॉब छोड़ देने से घर का बजट हिल गया था। रंजीत ने रोमिता की सैलरी के दम पर 2-3 लोन भी ले रखे थे, जिनकी सारी किश्तें अब उसे ही चुकानी पड़ रही थी। सिर्फ एक ही महीने में हालत इतनी खराब हो गई कि लोन चुकाने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ गया। और फिर एक शाम पूरे परिवार के सामने कमला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, वो रोमिता, मुझे बुरा लग रहा है कि तुमने नौकरी छोड़ दी। कोई बात नहीं मम्मी जी,
नहीं नहीं, अब देखो ना, तुमने इतनी पढ़ाई की, इतने साल काम करके तजुर्बा कमाया, और अब तुम घर बैठी हो, और अब तुम्हें भी तो अपने ऑफिस की याद आती होगी ना। अब तुम एक काम करो, तुम फिर से नई नौकरी ढूंढो अपने लिए, या फिर अगर पुराने ऑफिस में ही बात बन जाए तो देख लो। ठीक है माँ जी, पर वो खाने का थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझसे सारा काम तो नहीं हो पाएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने सब सोच लिया है। तुम सुबह सब्जी बना जाना, बाकी मैं दोपहर और शाम को रोटियां बना दिया करूंगी, और जब तुम ऑफिस से लौटोगी तो चाय भी बना दूंगी। ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह सुबह रोमिता अपने मायके पहुंच गई और सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गई। और फिर, क्यों? कहा था ना, तेरी सास का घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। अच्छा ये बता, तेरी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? आज ही तक थी माँ, कल से वापस ज्वाइन करना है। सही है, चाय पिएगी? नहीं, आज तो मेरी सास के हाथ की चाय पहले से फिक्स है। आप चलो मेरे साथ, आज हम पूरा दिन शॉपिंग करेंगे। रोमिता की बात सुनकर नम्रता मुस्कुरा दी, और इस तरह रोमिता ने अपनी समझदारी से सब ठीक कर दिया। सुबह सुबह खाना बनाकर वो घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रही थी, और पैसे कमाकर घर के बजट को भी संभाल रही थी। Thanks for watching.